नमस्कार। चंद गुमराह नौजवानों ने लोकसभा में रंगीन धुआं फैलाकर एक सनसनी सी मचा दी। ये नौजवान मैसूर से भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा की अनुशंसा पर लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आए थे। प्रताप सिम्हा मैसूर के भाजपा सांसद जो बहुत तेजी के साथ राजनीति की सीढ़ियां चढ़कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अखबार में एक मामूली से वो ट्रेनी हुआ करते थे, फिर संपादक बने। उसके बाद वो 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। उनका सबसे बड़ा योगदान और उनकी सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि इन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवन गाथा लिखी है। ये जो चंद नौजवान जो आज खुद को भगत सिंह समझ रहे हैं, ये रातों रात प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और मकबूलियत की ये चाह इन्हें इस तरह की ऊल जुलूल हरकतें करने की प्रेरणा देती है। राजनीति में अपने अपने फायदे के हिसाब से लोग इस तरह की वाहियात हरकतों की हिमायत या मुखालफत करते हैं। वैसे इन नौजवानों का ये कहना है कि उन्होंने देश में बेरोजगारी के खिलाफ और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया है, जो तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। उनके घर वाले, उन्होंने भी उनकी हिमायत में इसी तरह की नज़ीरें पेश की हैं। वैसे भी घर वाले चाहे आतंकवादी के हों या किसी भी आपराधिक व्यक्ति के, वो हमेशा उसका खुला समर्थन ही करते हैं। बेरोजगारी अगर कोई ऐसा ही मुद्दा हो जिसे लेकर इस तरह की हरकतें की जाएं, तो देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। दरअसल ये सब रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त करने की जो चाह है, उसी के चक्कर में ये सब हरकतें हो रही हैं आजकल। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने किया, जिस सिख नौजवान ने चिदम्बरम के ऊपर जूता फेंका, उसे विधानसभा का टिकट दिया, वो विधायक भी बना। एक और था कार्टूनिस्ट जो खुद को क्रांतिकारी समझता था, एक आध उसने कार्टून बना दिया, असीम त्रिवेदी उसका नाम था, वो बिग बॉस में चला गया। सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह के वाहियात कारनामों को अंजाम देने वालों की हमें ज़बरदस्त आलोचना करनी चाहिए, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। लेकिन होता इसके बरक्स है। जब एक गुमराह नौजवान ने शरद पवार को चांटा मारा, तो अन्ना हजारे एक पेशेवर आंदोलनकारी, उनका बयान ये था कि बस एक चांटा मारा। अरविंद केजरीवाल ने तो खैर, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, एक जूते फेंकने वाले को विधायक बना दिया। ऐसा पहले भी होता रहा है। एक बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया, बाद में एक को उनमें से उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भेजा गया। इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो क्यों चूक जाते हैं। जब पहले संसद भवन पर हमला हुआ था, उस वक्त भी वो चूक गए थे। ये बात सही है कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया था, लेकिन उनका नाम भी कोई नहीं जानता। फर्जी नायकों का महिमा मंडन किया जाता है। कोई घास छील रहा था संसद भवन में, उसे गोली लग गई। किसी कांस्टेबल ने उन आतंकवादियों की गाड़ी को हाथ दिया, जो रोजमर्रा के रूटीन का हिस्सा ही होता है, उसको शहीद मान लिया गया। इन तमाम को शांति काल के सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसा ही मुंबई में हुआ था। एक बहादुर और दिलेर कांस्टेबल ने केवल डंडे के बल पर एक आतंकवादी को काबू में कर लिया, लेकिन पुलिस के 3 आला अफसर वो गाड़ी में जा रहे थे, अचानक से आतंकवादी आए और गोलियों से उन्हें भून दिया। ये व्यक्तिगत
नुकसान की बात तो हो सकती है, लेकिन इसमें किस तरह की शहादत है, ये समझ से परे की बात है। सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के नाम पर आम लोगों से खूब बदतमीजी करते हैं, लेकिन अगर वो पेशेवर ढंग से काम करें तो सभ्यता और भद्रता के दायरे में रहकर भी वो सुरक्षा जांच को अंजाम दे सकते हैं। देखा जाए तो इन नौजवानों ने, गुमराह नौजवान, कहीं ना कहीं सरकार की आंखें खोलने वाला काम किया है। इन्होंने जो हमारे सिक्योरिटी के वीक पॉइंट हैं उनको सबके सामने उजागर किया है। अभी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर मुमकिन कोशिश करे कि इस तरह की हरकत आइंदा ना होने पाए। वैसे जब से टेलीविज़न पर संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू हुआ है, तब से कोई तुक नहीं है कि दर्शक दीर्घा के लिए पास इशू किए जाएं। आप घर पर बैठकर ही तमाम कार्रवाई को देख सकते हैं और सांसदों की हरकतों का आनंद उठा सकते हैं। रहा सवाल इन नौजवानों का, जिसमें एक महिला भी है, इन्हें क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा तो यकीनन होनी चाहिए, क्योंकि अगर सज़ा नहीं हुई तो दूसरों का दुस्साहस बढ़ जाएगा। वो ये समझ जाएंगे कि ये बहुत आसान है, हम कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसा काम करें जिससे हमें रातों रात पब्लिसिटी मिले, हम टेलीविज़न पर आएँ, हमारे घर वालों के इंटरव्यूज़ हों और हम कई दिनों तक मीडिया की चर्चाओं में छाए रहें। लेकिन कोई फांसी तो नहीं दी जा सकती और कोई ज़्यादा लंबे वक्त की कैद भी नहीं दी जा सकती। सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरों को सबक मिले। लेकिन इसके साथ-साथ अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है, तो जो हिंदुस्तान में दौर चल पड़ा है कि हर एक कोई सार्वजनिक स्थल पर जाकर किसी भी तरह की नौटंकी कर कर, उसे रिकॉर्ड कर कर सोशल मीडिया पर डाल देता है और वो इसकी वजह से बहुत जल्द प्रसिद्ध हो जाता है और इस प्रसिद्धि को वो अपने अपने तरीकों से भुनाता है। आज जो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं वो इसी लोकतंत्र की वजह से हैं। देश में न जाने कितने आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार हैं। अगर वो सब इस तरह का रास्ता अपना लें तो देश अराजकतावाद की तरफ बढ़ जाएगा। और जो महामूर्ख यानी कि तुलना भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से कर रहे हैं, वो खुद मानसिक तौर पर बीमार हैं। लोकतंत्र में ही रहकर हम अपनी तमाम बातों को रख सकते हैं, अपने तमाम असंतोष को जाहिर कर सकते हैं, बशर्ते उसका तरीका शांतिपूर्ण हो। और अगर आप शांति छोड़कर हिंसा या इस तरह की नौटंकी का सहारा लेंगे तो स्टेट बहुत ताकतवर होता है, वो आपकी हरकत को कुचल कर रख देगा। कांग्रेस ने गलती की, जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था अन्ना और अरविंद के नेतृत्व में, अगर उसने सही वक्त पर उस पर नियंत्रण पाया होता तो आज उसकी ये हालत ना होती। उस वक्त भी नौजवान खुद को क्रांतिकारी समझ रहे थे, मिस कॉल देकर भी वो समझ रहे थे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा योगदान कर दिया है, बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासी पार्टियों की है, वो नौजवानों को समझाने की कोशिश करे, बहकाने की नहीं। लेकिन हर एक इसी जुगत में है कि कैसे नौजवानों का इस्तेमाल किया जाए। उनका पूरे का पूरा आईटी सेल सिर्फ दिन रात इसी काम में लगा हुआ है कि नौजवानों को
अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए, उन्हें ज़रूरी मुद्दों से हटाकर बेकार की बातों में कैसे उलझाया जाए। लेकिन अगर वो इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो आने वाले वक्त में देश को इस तरह की वारदातों को झेलने के लिए बड़े स्तर पर तैयार रहना होगा। और आखिर में इन सब बातों से ना लोकतंत्र का भला होगा, ना नौजवान पीढ़ी का भला होगा, और ना ही किसी सियासी पार्टी का भला होगा। नमस्कार। जय हिंद।